हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और इस वीडियो के माध्यम से प्यारे साथियों, मैं आप सभी को साइंस के टोटल 20 MCQ बताने वाला हूं, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और 2023 के बोर्ड के पेपर में सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसलिए प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, कंप्लीट देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और अब की बार 20 क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, जिनको OMR पे हल करना है, किस तरीके से हल करना है, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। बताना है कि AgCl क्या PbNO3 ट्वाइस या FiSO4 या CaCO3। तो यहाँ पे देखो, श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी कि जो भी फोटोग्राफी होता है, कैमरा होता है, उसमें कौन सा तत्व यहाँ पे प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो यहाँ पे होता है लेड नाइट्रेट। आप सभी को ऑप्शन नंबर 2 याद रखना है। ये बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। इसको ध्यान में रखना है, ये बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, ये बताना है। देखो, 3 कंडीशन मैंने बताया था, अम्लीय का, क्षारीय का, एक उदासीन विलयन का। तो तीनों को मैंने बता दिया। देखो, क्षारकीय विलयन का यहाँ पे pH मान पूछा है 0 या 7 या 7 से कम या 7 से अधिक। तो देखो, जब भी क्षार का पूछेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 7 से अधिक। लेकिन अम्ल का पूछेगा तो 7 से कम। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 0 होता है। ये आप सभी को याद रखना है। तीनों विलयन का pH मान आप सभी को याद रखना है, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों पूछा गया है कि एक विलयन का pH मान 5 है। कितना है? 5 है। यह विलयन कैसा है? अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है कि इनमें से कोई नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि देखो, जिन विलयन का pH मान 7 से कम होता है, अभी देखो बताया ना, 7 से कम होता है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक हो तो क्षारीय हो जाएगा। और जब 7 होगा तब क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 5 क्या है? 7 से कम है, तो यहाँ पे विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों कि जब जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निष्कासित होती है, ये बताना है। कि भाई, जब जिंक होता है, जस्ता होता है, जो HCl से जब क्रिया करेगा, ये देखो, ये Zn है, और जब HCl के साथ क्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनाएगी ये बताना है। तो बनाता है ऑक्सीजन गैस, नहीं सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक ना। यहाँ पे याद रखना है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्योंकि यहाँ पे H जो है, H यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथी ये है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, भाई बताना है कि लेड नाइट्रेट। अभी देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो लेड नाइट्रेट। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है भाई, कि PbNO3 ट्वाइस। तो यहाँ पे बता दो भाई, PbNO3 ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि पूछा गया है कि लिथियम विकर्ण दर्शाता है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लिथियम भाई किसके साथ विकर्ण शो करता है, ये बताना है। Na के साथ, यानी कि सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, या एल्यूमिनियम के साथ, या मैग्नीशियम के साथ। तो किसके साथ दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, कई बार पूछा जा चुका है, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई लिथियम जो है किसके साथ विकर्ण शो करता है। देखो, विकर्ण वाला ऐसे है, यहाँ पे लिथियम हो जाएगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखो, ये ऐसा सेशन है जिसमें देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी पक्का कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है किस तरीके से? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरित से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसको याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो निकलती है, किसके थ्रू निकलती है? पर्णहरित गैस के थ्रू निकलती है। इसको ध्यान में रखना है। 4था ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों कि विटामिन C का अच्छा स्रोत है, बताना है। देखो, विटामिन C खट्टे पदार्थों से मिलकर बना होता है, और खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है विटामिन C। अंडा, मछली, गेहूं या संतरा। यहाँ पे सबसे खट्टा पदार्थ क्या है? संतरा या नींबू में। तो नींबू वगैरह में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। इसको ध्यान में रखना है, विटामिन C।
तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे संतरा, नींबू या जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें ये विटामिन सी पाया जाता है। अब मेरे कमेंट करके बताना कि भाई विटामिन डी किस में पाया जाता है और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, ये मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो पुष्प में बताना है भाई फूल के कितने भाग होते हैं, कोई परागण होता है, पुंकेसर होता है, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं ये बताना है। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि पुष्प के कितने भाग में डिवाइड किया गया है, पुष्प को मेनली 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है प्यारे साथियों कि अनुवांशिकता के प्रयोग हेतु मेंडल ने निम्न में से किस पौधे का प्रयोग किया, ये उपयोग किया। तो अनुवांशिकता मतलब कि जो भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी चीज़ें आती चली जा रही है उसमें मेंडल ने किस चीज़ पे मतलब अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। पपीता से, मटर से या आलू से या अंगूर से, तो ये बताना है। देखो अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने जो भी यहाँ पे एक पौधा लिया था वो लिया था मटर का पौधा। किसका, मटर का पौधा लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। मटर या बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताना है 4x या 3x या 2x या x। ये बताना है कि जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2x। कितनी होती है, 2x के बराबर होती है। तो जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पहले से पूछा गया है। देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है भाई। 10 सेंटीमीटर की, 20 की, 30 की, 40। यहाँ पे देखो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है कि F बराबर R/2 होता है। कितना होता है, R/2। यहाँ फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 10। 10 बराबर R/2। यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। और बोर्ड के पेपर में बहुत बार, एक बार नहीं कम से कम 10-20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये हर साल पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन सा होगा। भाई बताना है कि समतल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब कि पास रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और दूर रखेंगे तो उल्टा बन जाएगा। तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसको ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण में 5 ऐसी कंडीशन होती है जिनको क्या करते हैं भाई, दूर रखते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर छठा कंडीशन जो होता है एकदम ऐसे दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनता है, सीधा बन जाता है। इसको याद रखना है। तो सारे के सारे कंडीशन आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मानव नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, कार्निया पर, आइरिस पे, पुतली पर, रेटिना पर। ये बताना है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो बनता है कहाँ पे, रेटिना पे बनता है। कहाँ पे, रेटिना पे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर का विद्युत आवेश का मात्रक होता है। भाई बताना है कि विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो ये होता है कूलाम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कितनी क्या होती है, कूलाम होता है। इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक ना, याद रखना है। कैपिटल C आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है, एनर्जी का, ऊर्जा का। एम्पियर धारा का, वोल्ट विभवांतर का, वोल्ट का, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। भाई क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी एक मतलब कि जो गतिशील आवेश होता है, गतिमान आवेश होता है, मतलब कि चार्ज होता है, वो क्या करता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड सही हो जाएगा, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। बताना है कि जीवाश्म ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, बताना है भाई। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोल या जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा मतलब कि जीवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो क्या होता है, यहाँ पे कोयला करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम या कोयला, ठीक है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कोलीफॉर्म समूह होता है किसका, विषाणु का, जीवाणु का, प्रोटोजोआ का, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जीवाणुओं का। किसका, जीवाणुओं का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण
प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर? कहाँ बनता है भाई, बताना है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। दूरदृष्टि दोष के कारण इसमें होता क्या है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में तुरंत छाप करके बता दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त में से सभी? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी ऑप्शन सही होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए और सूर्य का एनर्जी भी प्राप्त होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी प्राप्त होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।